वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के पंचायती राज अधिनियम वनाधिकार कानून के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश हुकूमत आने से पूर्व जंगल वन समुदायों की सामूहिक संपत्ति थे, लेकिन 1865 के वन विभाग के गठन के बाद सभी अधिकारों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने अधीन कर लिया। जैसे जैसे उनके व्यापार का विस्तार होता गया, वैसे वैसे वनों पर उनका अतिक्रमण भी बढ़ता गया। स्थानीय लोगों के हकूक रियायतों में तब्दील हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने वनों में एक नई प्रथा को कायम किया। उसने जिस तरह से भूमि संबंधों को बदलकर जमींदारी प्रथा को कायम किया, उसी प्रकार वनों में ठेकेदारी प्रथा को भी कायम किया। वनों में रहने वालों को मालिक से नौकर बनाकर उन्हें सस्ते मजदूर में तब्दील कर दिया गया। आजादी के पहले से ही आदिवासी और अन्य वन समुदाय अपने ही वासस्थल पर अतिक्रमणकारी बना दिए गए। उद्योगीकरण के लिए कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए वनों का विभिन्न तरह से दोहन करने और इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत को सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। उन्हें वनों की कटाई, धुलाई, फायर लाइनों की सफाई, वनों को आग लगने से बचाने, वानिकी और सड़क बनाने आदि काम करवाते थे। इन सभी कामों के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। औद्योगिकरण के लिए इमारती पेड़ों की भी जरूरत थी। अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वन विभाग के बहुत से वन क्षेत्रों में कई तरह के वनगांव बनाए। वनगांवों में रहने वाले समुदायों के श्रम को वन विभाग ने कभी मान्यता नहीं दी। आजादी के बाद भी वनगांवों के लिए कोई श्रम कानून नहीं बना। इसलिए वनों के अंदर आज तक बेगारी प्रथा कायम थी। कुछ वन क्षेत्रों में तो वहां रहने वाले समुदायों को वन में रहने के एवज में वन विभाग में टैक्स देना पड़ता है, जो अनाज एवं घरेलू उत्पाद के रूप में दिया जाता है। जिन लोगों ने यह नजराना देने से इनकार किया या अपना हक जताने की कोशिश की, उन्हें वहां से बेदखली का सामना करना पड़ा। जंगल से आदिवासियों की बेदखली का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खात्मे से भी यह परिघटना नहीं रुकी। वन और वनोपज पर अपना हक जताने और उसे मनवाने के लिए इन समुदायों का लंबा संघर्ष करना पड़ा। अंततः अपने ऐतिहासिक संघर्ष एवं दृढ़ संकल्प से उन्होंने दमन के दौर को पलटा। 2005 में पारित हुआ वनाधिकार कानून एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया भर के उत्पीड़ित और वंचित तबकों के लिए एक विशेष प्रासंगिकता रखती है। वनाधिकार कानून के अंतर्गत वह आदिवासी व्यक्ति या समुदाय जो 25 सालों से अपनी जीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहा हो, वह दावा पेश कर अधिक से अधिक 10 एकड़ तक की भूमि प्राप्त कर सकता है। वन पर निर्भर रहने वाला गैर आदिवासी के बारे में यह समय 75 साल का है। वनाधिकार कानून पर अमल। वनाधिकार कानून के लागू होने में जमीनी तौर पर कई समस्याएं हैं। लाखों हेक्टेयर वन भूमि और वन जो वन विभाग, भूमाफिया, पूंजीपतियों, सरकारी अफसरों एवं नेताओं के नियंत्रण में है। उनको अब इस कानून के तहत वास्तविक रूप में समुदायों के हाथ सौंपा जाना है, लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि जंगल पर नियंत्रण बड़े स्वार्थी तत्व के लोगों का है। दूसरी बात यह है कि यह कानून लोगों को लाभार्थी नहीं बनाता जो सरकार बनाना चाहती है। यह कानून लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर धरोहरी बनाता है। असल में सरकारों की यही कोशिश रही है कि लोग कभी भी उत्पादन के साधनों के स्वतंत्र मालिक न बन सके। इस कानून में सरकार और प्रशासन का पूरा जोर व्यक्तिगत अधिकारों एवं उसके लिए 75 साल के प्रमाण पत्र पर केंद्रित करने पर है। इस तरह इस कानून के मूल उद्देश्य सामुदायिक अधिकार को ही पूरी तरह नजरअंदाज करने की है। यह पूरी तरह नहीं कही जा सकती है कि सरकार इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं कर रही है, मगर यह कहा जा सकता है कि इस कानून को लागू होने में बहुत सारी बाधाएं मौजूद हैं।
इसी कारण अमल करने के मामले में राज्य स्तरीय स्थिति जटिल होती जा रही है, जिसमें जन संगठनों का दखलंदाजी बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय स्तर पर भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनमें एक खास बात यह है कि गांवों में पंचायत का मौजूदा ढांचा वनाश्रित समुदायों की वनाधिकार समिति को प्रतिद्वंदी के हिसाब से देख रहा है। यह पहला ऐसा कानून है जिसमें कानून को पालन कराने की सारी शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। देखा जाए तो इस कानून में ग्राम सभा को ही अधिक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उसे सरकारी तंत्र और शक्ति संपन्न नौकरशाही मजबूत नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उन्हें जनता के अधीन होने का खतरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दावों का सत्यापन ग्राम सभा के जरिए ही होगा, जिसका अनुमोदन केवल अनुमंडल स्तरीय समिति और अंत में जिला स्तरीय समिति करेगी। पर इन दोनों ही समितियों को दावों का खारिज करने का अधिकार नहीं है। वे केवल विवादास्पद दावों में ही हस्तक्षेप कर सकती हैं। इस कानून ने सरकारी तंत्र से अधिपत्य छीन लिया है और इस बात को आत्मसात किया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकारी विभाग ऐसा करना नहीं चाहते। भूमि अधिग्रहण कानून। झारखंड में यह परंपरा थी कि गांव का मुखिया नहीं होता था जो गांव बसाता था। गांव का जीवन सामूहिक था। गांव की जमीन पर गांव समाज की मालिकी थी। जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता था। अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने भूमि की लूट के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 1894 बनाया। इस कानून के तहत भी जमीन अधिग्रहण करने में काफी दिक्कतें थी, क्योंकि जमीन पूरे गांव की होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने कूटनीति चाल के तहत स्थायी बंदोबस्ती कानून 1993 बनाया, जिससे गांव टूटा और व्यक्तियों को जमीन के अधिकार मिले। अब प्रलोभन देकर जमीन का अधिग्रहण करना सरल हो गया था। खान उद्योग, फौजी फायरिंग और बड़े बांध जैसे परियोजनाओं से सबसे अधिक आदिवासी प्रभावित होते हैं। इसके चलते वे अपनी परंपरागत जमीन, अपने जंगल, अपने वातावरण से कट जाते हैं और विडंबना यह है कि सब कुछ इनके विकास के नाम पर और देशहित में किया जाता है। 1960 से 1980 के दौरान झारखंड में 22.5 लाख आदिवासी भूमि को ऐसे ही परियोजनाओं की बलि चढ़ा दिया गया। 1990 के बाद भूमंडलीकरण के अर्थशास्त्र ने संसाधन बहुल झारखंड में हितों के संघर्ष को और तीखा कर दिया है। सारे देश और खास तौर पर झारखंड के आदिवासियों को सामाजिक न्याय और उनके अधिकारों से वंचित रखने की कहानियां चारों तरफ सुनाई देने लगी हैं। इसी क्षेत्र में कोई 200 साल पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशी आए थे, जिनके खिलाफ सिदो कान्हू, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा जैसे लड़ाकों ने संघर्ष किया था। उसकी प्रतिध्वनि आज भी हमें इन इलाकों में दिखाई देती है। झारखंड प्रांत की स्थापना का मूल उद्देश्य आदिवासियों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही हुआ था, लेकिन अब तक कुर्सी में बैठे सभी मुख्यमंत्रियों ने आदिवासियों के प्रति अपनी उदासीनता का ही परिचय दिया है। हालांकि यहाँ छोटानापुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। इस एक्ट के तहत अंधाधुंध जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट के ऊपर भी आप जमीन अधिग्रहण का कोई कानून नहीं बना सकते हैं। ये विशेष कानून है जिस पर सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है।
छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के धारा 70 के तहत पारंपरिक रीति रिवाज का वर्णन किया गया है। अब यदि सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा से सलाह लेना आवश्यक हो गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।